नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजिप्ट के इतिहास के बारे में। इजिप्ट जिसे भारत में मिस्र देश के नाम से जाना जाता है, इसका संपूर्ण इतिहास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के किनारे दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक बसी हुई सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। उस सभ्यता से आधुनिक युग में साल 1952 में मॉडर्न स्टेट ऑफ इजिप्ट के एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे स्टेब्लिश होने तक जो भी की इवेंट्स हुए इस देश के इतिहास में, उन सभी की इवेंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, इजिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर देश है और यहाँ का इतिहास और यहाँ का कल्चर काफ़ी वास्ट है, काफ़ी इन डेप्थ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसे एक वीडियो में समाहित करना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इतिहास है उसे हम एक वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे कि 1952 तक क्या कुछ हुआ। 1952 से पहले का जो कंप्लीट पॉलिटिकल इतिहास है उसको हम यहाँ पे चर्चा में शामिल करेंगे। इजिप्ट के बारे में कुछ चीज़ें आप भी जानते होंगे। इजिप्ट के पिरामिड बहुत मशहूर हैं। दुनिया भर में आर्किटेक्चर का एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले नमूना जो है वो है यहाँ के पिरामिड। जो पिरामिड ऑफ गीजा है वो 7 वंडर्स में भी शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ के पिरामिड और एंशियंट टाइम में जो इजिप्शियन लोग थे, वो जिस तरीके का रिलीजन फॉलो करते थे वो भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसके बारे में हम सेपरेटली भी पढ़ चुके हैं। एंशियंट इजिप्शियन रिलीजन को आप सर्च करेंगे सक्सेस प्लस अकेडमी नाम के साथ तो आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो मम्मीफिकेशन है कि डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने का जो इनका तरीका था एंशियंट टाइम में, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सी चीज़ें हैं, पुरानी सभ्यता भी थी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जानने के लिए, वो आप सभी चीज़ें जानना चाहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इतिहास जानेंगे, उसके बाद इनके मम्मीफिकेशन की भी बात करेंगे सेपरेटली एक अलग वीडियो में, इनके पिरामिड्स की भी बात करेंगे, क्या उसके मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि इजिप्ट के अंदर कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, कौन-कौन से बड़े साम्राज्यों का पार्ट रहा इजिप्ट और इसका पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इजिप्ट को थोड़ा-सा जान लेते हैं, मॉडर्न स्टेट ऑफ इजिप्ट को। अगर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये अफ्रीका महाद्वीप में। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी और रेड सी से बॉर्डर शेयर करता हुआ ट्रेपेजियम शेप का ये जो देश आपको नजर आ रहा है, यही है इजिप्ट। इसका पूरा नाम क्या है? अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इसका जो फ्लैग है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट चलती है वो रिपब्लिकन फॉर्म की गवर्नमेंट है, यानी कि ये अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इनकी जो राजधानी है वो कायरो है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2021 के हिसाब से तकरीबन 11 करोड़ है। इसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो इजिप्शियन पाउंड और बेनी है। एरिया यहाँ का तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसका इतिहास हम जानेंगे और इतिहास की टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है। 1952 तक की अगर आप टाइमलाइन देखें, जिन इवेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। एक तो प्री डायनेस्टिक पीरियड, यानी 5000 बीसी से 3100 बीसी के बीच का जो पीरियड था, जहाँ पे किसी डायनेस्टी ने एकजुट होकर रूल नहीं किया, वो उस तरीके का पीरियड था। अगर डायनेस्टिक पीरियड की बात करें, जो डायनेस्टीज की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि इजिप्ट के अंदर कहा क्या जाता है कि मेंशन है ऑफिशियली 31 डायनेस्टीज ने रूल किया इजिप्ट के ऊपर। तो उन 31 डायनेस्टीज की बात करेंगे, सबके बारे में डिटेल में एक एक डायनेस्टी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या की इवेंट्स हुए उस टाइम पे, उसकी बात करेंगे। तो अर्ली डायनेस्टिक पीरियड जो था, जो 3100 बीसी से 2686 बीसी तक चला, उसकी बात करेंगे। फिर ओल्ड किंगडम पीरियड की बात करेंगे। फिर फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड की बात करेंगे। इंटरमीडिएट पीरियड वो था कि एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक के बीच में जो भी चीजें हुई, कई बार किंगडम वीक हो जाता है, टूट जाता है, उस तरीके से नहीं रहता है जिस तरीके से एक किंगडम को होना चाहिए। तो उस समय इंटरमीडिएट पीरियड आते थे यहाँ पे। ओल्ड किंगडम के समय पिरामिड्स बने। एज ऑफ पिरामिड बिल्डर्स का जो पीरियड था वो 2626 से लेके 2181 के बीच में था। उसके बाद मिडिल किंगडम भी आया, फिर सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड भी आया, फिर न्यू किंगडम आया। न्यू किंगडम जो है वो 16 सेंचुरी बीसी से 11th सेंचुरी बीसी तक लगभग चला। फिर थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड आया और उसके बाद जो है लेट पीरियड में क्या होता है, इजिप्ट जो है फॉरेन रूल के अंडर आ गया। फॉरेन रूल पहले पर्शियंस के अंडर आया। पर्शियंस अकैमनिड एम्पायर जिसका इतिहास हम पढ़ चुके हैं, उसके अंडर आया। पर्शियंस ने इसके ऊपर रूल किया 525 बीसी से 332 बीसी तक। 332 में पर्शियन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा।
तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अलेक्जेंड्रिया शहर भी बसाया इजिप्ट में अंदर और इजिप्ट को कॉन्क्वेस्ट भी कर लिया 332 में। उसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड आया। हेलेनिस्टिक पीरियड मतलब अलेक्जेंडर के बाद जो रूलर आए, जो ग्रीक रूलर आए, टोलमिक शासक जो थे यहाँ के, उन्होंने रूल किया तकरीबन 31 बीसी तक। 31 बीसी से 7th सेंचुरी तक रोमन रूल यहाँ पे रहा। पहले रोमन एम्पायर जब एकजुट था उसके अधीन रहा, और फिर से आगे चल के बैजेंटाइन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसके अधीन रहा। 7th सेंचुरी तक ऐसा रहा। इजिप्ट जो है वो रोमन के कंट्रोल में था। फिर उसके बाद आगे चल के इजिप्ट जो है वो 7वीं शताब्दी में इस्लामिक रूल के अंडर आया, और तकरीबन 19वीं शताब्दी तक ये देश जो है वो इस्लामिक रूल के अंडर रहा। और उसका फर्क ये पड़ा कि इजिप्ट आज भी एक मुस्लिम कंट्री है। अगर आप देखें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसकी मुस्लिम है, आबादी जो है इस्लामिक रिलीजन को मानती है। उसके बाद ये कुछ समय ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट में भी रहा, ब्रिटिशर्स के अधीन रहा, एक तरह से ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में रहा। फिर उसके बाद एक तख्ता पलट होता है 1952 में, और फिर इजिप्ट जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश होता है साल 1952 में। तो ये सारी कहानी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत का हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, सब इसी के नाम हैं। ये जो दौर था उसी दौर के समकालीन 3 और सभ्यताएं थी दुनिया में, जिनको रिवर वैली सिविलाइजेशंस कहा जाता है उस दौर के। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्शियन सभ्यता और चाइना की होंग हो वैली सभ्यता। ये सभ्यताएं जो थी इनकी विशेषता थी कि ये किसी बड़ी नदी के किनारे बसी हुई थी। भारत में वो नदी थी इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है। मेसोपोटामिया में थी टाइग्रिस रिवर, टाइग्रिस यूरोफेट रिवर जो वैली थी उसमें। चाइना में होंगवो वैली थी, और इजिप्ट में थी नाइल, नाइल रिवर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपको पता होगा कई बार ये चर्चा होती है कि अमेजोन बड़ी नदी है कि नाइल। लेंथ वाइज लगभग सिमिलर हैं, लेकिन नाइल थोड़ी सी बड़ी है अमेजोन रिवर से। और ये कहा जाता है कि वॉल्यूम वाइज जिसमें पानी ज्यादा आ सकता है एक समय पे, उस हिसाब से अमेजोन रिवर सबसे बड़ी नदी है। पानी की जो मात्रा उसमें ज्यादा आ सकती है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये आप मैप देख सकते हैं गीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे पिरामिड है गीजा के, बहुत बड़े पिरामिड है यहाँ पे। और अलेक्जेंड्रिया शहर यहाँ पे बसा हुआ है जो अलेक्जेंडर ने बसाया था। यहाँ पे आपको पिरामिड्स भी नजर आएंगे। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आपको बहुत सारे पिरामिड नजर आएंगे। कई आपको वैली ऑफ किंग्स और कई ऐसे आर्किटेक्चर के नमूने भी नजर आएंगे बड़े बड़े, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, इजिप्ट की जो एंशियंट आर्किटेक्चर और आर्ट को बताते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट में अगर हम बात करें कि तकरीबन 30 सेंचुरी का जो इतिहास है, वो आप देखते हैं कि मेडिटेरियन के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने किस तरीके से इजिप्ट के ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या हुआ यहाँ पे। 3100 बीसी के अराउंड यूनिफिकेशन हुआ डायनेस्टीज का, और उसके बाद एक तरीके से ओल्ड किंगडम बना। अर्ली डायनेस्टीज बनी, फिर ओल्ड किंगडम बना। उसके बाद आगे चल के अकैमनिड एम्पायर ने, यानी पर्शियन एम्पायर ने इसको 6th सेंचुरी के अराउंड कॉन्क्वेस्ट कर लिया। फिर आगे चल के मैसिडोनिया के राजा अलेक्जेंडर ने उनसे छीन लिया। फिर अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके जो बाद के लोग थे, जो उसके जर्नल्स थे, उन्होंने रूल किया, और उनके रूल को खत्म करके रोमन्स ने इसको कंट्रोल किया। और फिर रोमन्स को खत्म करके, रोमन्स को वहां से डिस्प्लेस करके पूरी तरह से इस्लामिक सुल्तान्स ने इसके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। और मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो ओटोमन्स का रूल था यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन तो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ये ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस में आ गया। और साल 1952 में अब्दुल नासिर नाम के एक व्यक्ति ने एक तख्ता पलट किया, जो कि एक आर्मी का व्यक्ति था, आर्मी का लीडर था। उसने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को यहाँ पे खत्म किया और अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट की स्थापना करी। तो ये शॉर्टेस्ट आपको कहानी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, और यहाँ पे इसको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एंशियंट इजिप्ट की, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। पावर स्ट्रगल्स भी मिलेंगे, रिच हिस्ट्री मिलेगी, बहुत सारा कल्चर मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगी, आर्ट, आर्किटेक्चर और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और कमाल के अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग मिलेगी। किस तरीके की? बड़े बड़े पिरामिड्स मिलते हैं वहाँ पे। इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी कि ये चीज़ें मॉडर्न टाइम्स में भी बनाना एकदम बहुत मुश्किल है, उसे उस दौर में उन्होंने कैसे बना लिया। तो जो ग्रेट पिरामिड्स हैं ओल्ड किंगडम के, वहां से लेके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे जो न्यू किंगडम के, जिसमें उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया, वो आपको बहुत कमाल की चीजें नजर आएंगी कि इजिप्ट की सभ्यता सच में काफी
बहुत ही ज़्यादा ऐसी सभ्यता थी जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एक इस तरीके से अंत हुआ कि पता नहीं किसी को कि उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। चाइनीज़ सभ्यता उस तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाई, लेकिन इजिप्ट की सभ्यता बहुत लंबे समय तक सस्टेन करी और वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को एक तरह से वो चीज़ आपको नज़र आती है कि वहाँ पे डायनेस्टिक रूल था और सबसे लंबे समय तक वो सब चीज़ें चली हैं। तो इसे कहा जाता है इजिप्टोलॉजी। इजिप्टोलॉजी यानी इजिप्ट के इतिहास को जिस तरीके से स्टडी किया जाता है उसी को इजिप्टोलॉजी कहा जाता है। तो एंशिएंट इजिप्ट में आपको मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट, आर्टिक्राफ्ट जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, उसी से आपको मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का आइडिया लगता है कि इस दौर में क्या कुछ घटनाएँ हुई होंगी। आर्कियोलॉजिकल साइट से जो भी चीज़ें मिलती हैं, उससे तो एक अंदाज़ा लगता ही है। लेकिन उसके बाद हिएरोग्लिफस हिएरोग्लिफस जो है जिसे कहता है कि इजिप्ट में जो राइटिंग का दौर शुरू हुआ, जब लिखना शुरू किया हिस्टोरियंस ने कि उस दौर में क्या कुछ हुआ, जो डायनेस्टिक पीरियड में, वो सब चीज़ें से हमें डायनेस्टिक पीरियड का भी एक आकलन करने का मतलब पता चलता है कि क्या-क्या उस दौर में हुआ। जो प्री डायनेस्टिक पीरियड था उस समय की चीज़ें लिखित में नहीं मिलती, लेकिन उसको हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके आधार पे उस इतिहास को हम एक तरह से अज़्यूम करते हैं कि उस समय क्या कुछ हुआ होगा। तो इस तरह से हमें पिक्चर जो है वो क्लियर होती है कि इजिप्ट के इतिहास में क्या कुछ हुआ। तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है हिस्टोरियंस का। तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ है उसकी अब बात करना आप शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री डायनेस्टिक पीरियड की, जो 5000 बीसी से 3100 बीसी तक चला। इसमें आपको बहुत कम रिटन रिकॉर्ड मिलते हैं उस दौर के, लेकिन यहाँ पे आर्टिक्राफ्ट मिलते हैं, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस दौर के लोग किस तरीके के लोग रहे होंगे, उनका किस तरीके का डेवलपमेंट था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन उस दौर में किस तरीके का था। उसके बाद जो नियोलिथिक एज आई, नियोलिथिक आप जानते हैं कि लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो अर्ली स्टोन एज, फिर मिडल स्टोन एज और फिर जो लेट स्टोन एज होती है, न्यू स्टोन एज, उसको नियोलिथिक कहा जाता है। नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। तो न्यू स्टोन एज में क्या होता है, आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में हंटिंग जो है वो कम हो गई और एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर आ गया और एग्रीकल्चर आ गया तो उसके भी अवशेष मिलते हैं कि उस दौर में एग्रीकल्चर वगैरह होता था। व्हीट वगैरह की ये लोग खेती करते थे। इजिप्शियन आर्ट, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सब चीज़ें जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती नज़र आ रही थी कि यहाँ पे लोग किस तरीके के रिलीजन को मानते थे, किस तरीके की सोसाइटी थी और किस तरीके की आर्ट और क्राफ्ट में वो काम करते थे, किस तरीके की पोट्री मिलती है। तो उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस दौर में क्या कुछ हो रहा था। उसके बाद तकरीबन 3400 बीसी के अराउंड दो सेपरेट किंगडम मिलते हैं। जो ये नाइल रिवर है उसके उसमें आपको एक नॉर्थ में किंगडम मिलता है जिसको लोअर इजिप्ट कहा जाता है, साउथ वाले हिस्से को अपर इजिप्ट कहा जाता है। तो नॉर्थ और साउथ में इसको लोअर इजिप्ट और इसको अपर। आप कहेंगे जो नीचे है उसको अपर क्यों? देखिए, नाइल रिवर इस साइड से आती है, तो नाइल रिवर जो है उसके हिसाब से कि लोअर कौन सा, नाइल रिवर इस साइड से जाती है ना, तो नाइल रिवर के जो लोअर में है वो लोअर और अपर में है वो अपर पार्ट कहा जाता है। ठीक है। तो 3400 बीसी में दो किंगडम जो हैं वो इसके आसपास थे। इसको एक को कहा जाता था रेड लैंड जो कि नॉर्थ वाला था, इसको रेड लैंड कहा जाता था, और एक को कहा जाता था व्हाइट लैंड। ये यहाँ पे व्हाइट और वो मत कीजिएगा आप कि यहाँ पे व्हाइट और रेड कौन सा है, ऊपर वाले को रेड कहा जाता है, ठीक है, नॉर्थ वाले को। साउथ वाले को व्हाइट लैंड कहा जाता था, साउथ वाले को। ये दो किंगडम हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों किंगडम साथ में कब आए, उनका यूनिफिकेशन कब हुआ? तो एक राजा थे और उनका नाम था स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन किंग जो हैं वो इनके माइथोलॉजिकल किंग हैं और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी वहाँ के। जो अगर आप इजिप्शियन माइथोलॉजी को पढ़ेंगे कहीं पे भी, मैंने भी पढ़ाया है आपको, तो उसमें स्कॉर्पियन किंग की काफ़ी बात होती है। इनके एक जो राजा हुआ करते थे, इनके जो फ़ैरो हुआ करते थे, उनकी वैसे भी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी। उनको गॉड लाइक माना जाता था, गॉड अलाइक, यानी कि वो एक तरह से ईश्वर के समतुल्य उनको माना जाता था। उन्होंने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था कि नॉर्दर्न किंगडम को जीत लिया जाए और दोनों किंगडम्स का यूनिफिकेशन हो जाए। ये उन्होंने 3200 बीसी में प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास उस समय सफल नहीं हो पाया। ये सफल प्रयास कब हुआ, जब किंग मीनिस नाम के एक व्यक्ति ने, जो फ़ैरो थे, जो राजा थे, उन्होंने 3150 में क्या किया, नॉर्दर्न किंगडम को सब्ड्यू किया, नॉर्दर्न किंगडम को जीता और दोनों किंगडम्स को यूनिफाई किया, और इसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्शियन डायनेस्टी। और ये यहाँ से फर्स्ट डायनेस्टी की शुरुआत होती है। टोटल 31 डायनेस्टीज आएंगी। तो फर्स्ट डायनेस्टी कहाँ से शुरू होती है, किंग मिनिस से, और उन्होंने क्या किया, इन दोनों किंगडम्स को जोड़ दिया। ये पूरा किंगडम जो है उनके पार्ट में आ गया।
अब जो है क्षेत्र जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहेगा। कभी उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है, कभी उनके ऊपर इन्वेजन भी हुए हैं, तो उनका श्रंक भी हुआ है क्षेत्र। लेकिन मेनली जो है आज जो आप क्षेत्र देखते हैं ये नाइल रिवर के आसपास वाला ही क्षेत्र था, नॉर्थ और साउथ वाला, जिसे ये वाला जो हिस्सा है इसे लोअर इजिप्ट कहते हैं और इस वाले को अपर इजिप्ट कहते हैं। किंग मिनिस ने क्या किया, एंशियंट कैपिटल के तौर पे व्हाइट वॉल्स वाली जगह जिसे थी, जिसे बाद में मेम्फिस कहा जाता है, वहां पे अपनी राजधानी को स्टेब्लिश किया। ये मेम्फिस जगह है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को स्टेब्लिश किया और नॉर्थ में किया। बेसिकली नॉर्थ वाला हिस्सा जो है, लोअर इजिप्ट वाला हिस्सा है, वहां पे इन्होंने राजधानी को स्टेब्लिश किया। और यहाँ से आप देखते हैं कि जो कैपिटल है वो मेट्रोपोलिस सिटी के तौर पे स्टेब्लिश होने लग गई और यहाँ पे इजिप्शियन डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। ओल्ड किंगडम पीरियड जो है उसकी शुरुआत बाद में हो जाती है। तो 3100 से लेके 2686 तक ये पीरियड चला और इस समय पे क्या है कि डायनेस्टी थोड़ी मजबूत होती जा रही थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है उसकी फाउंडेशन एक तरह से मजबूत होती जा रही थी। इनका अपना तौर तरीका था रहने का, अपना आइडियोलॉजी थी, तो उस तरह से चीजें रह रही थी और राजा को भी काफी रेस्पेक्ट मिलती थी। राजा को मैंने जैसा कि बताया कि गॉड लाइक माना जाता था, वो ईश्वर के समतुल्य माना जाता था और गॉड हॉरुस जो थे उनकी तरह उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। देखिए अगर इजिप्शियन गॉड्स की अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे इनके गॉड्स हैं, आइसिस और ये हॉरुस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इनकी मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन किस तरीके का था, उसमें किस तरीके के बिलीफ थे, किस तरीके की माइथोलॉजी थी, किस तरीके के कल्चर और ट्रेडिशन थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रिलीजन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ से आपको जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। यहाँ पे कुछ डेट्स का भी मेंशन पता चल जाता है कि ये किस दौर में ये चीज़ें हो रही थी। तो ये अर्ली पीरियड था। अर्ली पीरियड में ही आपको ये चीज़ें भी नज़र आती हैं कि जो ज़्यादातर लोग थे इजिप्ट के, वो फार्मर्स थे। अब हंटिंग की तरफ नहीं थे, फार्मर्स थे और छोटे गांव में रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, मेनली वीट और बार्ले की खेती करते थे ये लोग। और ऑब्वियसली ग्रेट नाइल रिवर उनको इस चीज़ के लिए नेसेसरली इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करती थी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी नदी है तो इरिगेशन की समस्या नहीं रहेगी, फर्टिलाइज करेगी वो, अपने साथ फर्टाइल मिट्टी भी अपने साथ लेके आती थी, तो उसकी वजह से जो है सभ्यता जो है वो अच्छी खासी चल रही थी और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अच्छी थी क्योंकि खेती अच्छी हो रही थी बेसिकली, तो इनकी इकोनॉमी भी फ्लोरिश हो रही थी। फिर ओल्ड किंगडम पीरियड आता है, ये वो पीरियड था जिस समय पिरामिड्स बने। 2626 से 2181 के बीच का जो पीरियड है, ये पीरियड जो है थर्ड डायनेस्टी के समय शुरू होता है। थर्ड डायनेस्टी जो थी, जो फेरो की थर्ड डायनेस्टी थी, तकरीबन 2630 बीसी के अराउंड किंग जो जोसर डी जोसर जो है, डी इसमें साइलेंट है आई गेस, जोसर जो है उन्होंने इमहोपेट नाम के आर्किटेक्ट से कहा कि वो उनके आर्किटेक्ट भी थे, प्रीस्ट भी थे, उनको कहा कि एक उनके लिए फ्यूनरलरी मॉन्यूमेंट जो है उसको डिजाइन किया जाए, एक मॉन्यूमेंट के बनाया जाए उनके लिए कि उनकी मृत्यु के बाद जब उनका फ्यूनरल हो तो उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। उसका डिजाइन बनाने के लिए कहा, किसको कहा, इमहोटेप को, जो उनके आर्किटेक्ट थे। इसकी वजह से क्या होता है, जो डिजाइन बन के आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पहला मेजर स्टोन बिल्डिंग बनाई जाती है उसके बाद, और वो बनता है द स्टेप पिरामिड ऑफ स्क्वोरा। ये मेम्फिस के पास बनता है। दुनिया की पहली मेजर स्टोन बिल्डिंग बनी कहाँ पे, स्टेप पिरामिड ऑफ स्क्वोरा में, मेम्फिस के पास। किसने बनवाई, तीसरी डायनेस्टी के राजा या फोरा रिजोर ने। किसके आर्किटेक्चर डिजाइन पे, इनहोपेट की। और ये कहाँ पे बना, मेम्फिस के पास, मेम्फिस के पास। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप पिरामिड बना, स्टेप पिरामिड ऑफ स्क्वायरा, ये इस तरीके का स्टेप पिरामिड, यानी कि यहाँ पे सीढ़ी नुमा पिरामिड है, यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। तो बहुत बड़ी स्टोन एक तरीके की ये एक बिल्डिंग थी जो कि बनाई गई, और राजा के मृत्यु के बाद राजा को ओब्वियसली इसी में दफनाया गया होगा, यहीं पे दफनाया जाएगा, इस तरीके का इसमें सिस्टम बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इजिप्शियन पिरामिड बिल्डिंग जो है वो एक ट्रेंड में आ गई। आने वाला हर एक फेरो जो है वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए और बड़े पिरामिड बनाने लगे, और ये अपनी जेनिथ पे तब पहुंचा
कि पिरामिड्स बड़े बनते गए और ग्रेट पिरामिड एट गीजा बना। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बना गीजा उस समय का, कायरो में, जो राजधानी भी है आज के समय। कायरो के आउटस्कर्ट्स में मिल जाएगा ये पिरामिड आपको, पिरामिड ऑफ गीजा। ये दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड्स है, पिरामिड ऑफ गीजा। सेपरेटली हम बात करेंगे वैसे इन पिरामिड्स की, किस तरीके से इनके ऊपर क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, किस तरीके से बनाया गया होगा, वो चीज़ें हम बात करेंगे। उसके बाद 2 पिरामिड और इसके नज़दीक बनाए गए, 3 पिरामिड हैं गीजा में, तो ये उसके बाद में बनाए गए। ये बनाए गए थे यहाँ के जो फ़ेरा थे, खुफू। खुफू नाम के व्यक्ति थे वो, जिनको ग्रीक लोग जो हैं वो चिपोस कहा जाता, चियोप्स कहते हैं। तो खुफू के लिए बनाए गए थे, जिन्होंने रूल किया था 2589 से 2566 बीसी के बीच में। और बाद में जो आगे चल के जो 7 वंडर्स थे, जो एंशिएंट टाइम में भी 7 वंडर्स का कॉन्सेप्ट था कि जो दुनिया के 7 अजूबे, उसमें भी इनका नाम आता था। हेरोडोटस ने भी, जो ग्रेट हिस्टोरियंस हैं, ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने भी बताया है इसके बारे में। ये जो खुफू का पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीजा जो है, इसको बनाने में उनके हिसाब से तकरीबन 1 लाख लोगों ने काम किया, तकरीबन 20 सालों तक, तब जाके पिरामिड बना। उसके बाद 2 और पिरामिड बने, ये गीजा के पास ही, ये पिरामिड ऑफ गीजा के पास, जो उनके सक्सेसर्स ने बनवाए। एक बना 2558 से 2532 के बीच में, और फिर दूसरा 2503 बीसी तक बना, जो खाफरा और मेनक्वारा नाम के 2 अगले फ़राओं ने बनवाया। तो ये पिरामिड ऑफ गीजा हो गए। उसके बाद आगे आने वाले समय में डायनेस्टी 3rd और 4th ने इजिप्ट में गोल्डन एज को एक तरह से एंजॉय किया, क्योंकि उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छी खेती हो रही थी, अच्छी इकोनॉमी थी, पिरामिड बन रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो गोल्डन एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को उन्होंने देखा। और उस समय फ़ारो के पास ताकत भी एब्सोल्यूट थी, कंप्लीट पावर थी। फ़ारो के को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। फ़ारो अपनी मनमानी कर सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन उस समय एक स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फ़ारो का दबदबा था, तो किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं थी, स्टेट में अनस्टेबिलिटी नहीं थी, कोई सीरियस थ्रेट नहीं थी, न तो बाहर से न आंतरिक तौर पे, सब कुछ चल रहा था। कुछ मिलिट्री कैंपेन भी हुए जो सक्सेसफुल रहे, जैसे कि न्यूबिया और लीबिया वाले क्षेत्र में, जिसका कंसिडरेबली एरिया इन्होंने जीत के अपने क्षेत्रफल में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का दौर चल रहा। लेकिन आगे आने वाले समय में जब 5th और 6th डायनेस्टी का रूल आया, तो उस समय किंग की जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ जो है, वो स्टेडली डिप्लीट करने लग गई। पैसा उसके पास कम हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े-बड़े पिरामिड बनवाए गए, तो उनमें बहुत पैसा लगा, ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंस हुआ उनमें। उसके बाद कभी तो ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि मान लीजिए अकाल सूखे जैसी स्थिति आ गई। मान लो वो तो रिवर वैली के पास में रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में चीज़ें तब्दीलियाँ होती हैं, तो कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसकी वजह से और भी पैसा कम हो रहा था। उसके बाद जो पावर थी फ़ारो के बाद, वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर नहीं रही। क्यों? क्योंकि नोबिलिटी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया। प्रीस्टहुड का जो है पावर, वो भी बढ़ने लग गया। जो प्रीस्ट थे, जो इजिप्शियन रिलीजन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल रखते थे, उनकी पावर बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से जो है चीज़ें थोड़ी-सी राजा के हाथ से फिसलती हुई नज़र आती हैं। और उसके बाद तकरीबन एक राजा था 6th डायनेस्टी का, जिसका नाम था किंग पेपी थर्ड, जिसने तकरीबन काफ़ी सालों तक रूल किया, और वो 94 साल तक उसका रूल रहा। तकरीबन इतना माना जाता है, 94 ईयर तक उसने रूल किया। और उसके बाद ये जो साम्राज्य है ओल्ड किंगडम वाला, उसका पीरियड जो है वो अंत हो जाता है और केओस में चला जाता है साम्राज्य। और वो केओस वाला जो दौर है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड। कि ओल्ड किंगडम के बाद जो ऐसा समय आया, उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड। तो ये ओल्ड किंगडम था, 6 डायनेस्टी के समय पे जो रूल कर रहा जा रहा था जिस क्षेत्र में। तो येलो कलर में जो नज़र आ रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है 2300 बीसी के अराउंड का समय है। ठीक है? दुनिया के बाकी हिस्सों में भी आप देख लीजिए उस समय क्या-क्या चल रहा था। अकाड, इधर अलग-अलग तरीके के कल्चर्स चल रहे थे, और ये सभ्यता यहाँ पे डायनेस्टी किंगडम चल रहा था। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड जब हुआ, इंटरमीडिएट पीरियड में ही बेसिकली जो केओटिक पीरियड था, अनस्टेबिलिटी थी, तो उस समय चल रहा था। वहाँ पे भी डायनेस्टीज़ तो रूल कर ही रही थी, 7th और 8th डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं थी, उनका शासन उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उनको उतना सहूलियत नहीं मिल रही थी शासन करने में, जैसे कि पहले 3rd और 4th डायनेस्टी को मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें हुआ। तो उस समय जब ऐसी स्थिति होती है, तो सक्सेशन जो होता है,
कोई भी राजा है उसके बाद कौन राजा बनेगा उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। 2160 के आसपास का जो दौर था, 2181 से 2055 तक ये दौर चला है, तो इसमें ये सब चीज़ें चल रही थी, सिविल वॉर चल रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं वो आपस में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, नोबिलिटी में लड़ाइयाँ हो रही थी, एक तरीके से ये चीज़ें हो रही थी। उसी दौरान बेदुइन इन्वेजन भी हुआ और फेमाइन और डिजीज़ का दौर भी आया, तो एक पूरी तरह से केओटिक सिचुएशन हो रखी थी इंटरमीडिएट पीरियड में। उसके बाद जो है एक एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ बेसिकली, जहाँ पे जब स्थिति सही नहीं होती है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं हो, चाहे नोबिलिटी और राजा के बीच में फ्रिक्शन हो, चाहे रिलीजन का फ्रिक्शन डेवलप हो जाए, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही हैं। तो दो अलग अलग किंगडम्स के बीच में एक तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो गया, जिसमें आप देखते हैं कि 17 जो रूलर्स आए डायनेस्टी 9वीं और 10वीं डायनेस्टी के, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर रूल किया। किसी ने हेरोक्लोप हेराक्लेपोलिस वाले क्षेत्र के ऊपर रूल किया, जो मिडिल इजिप्ट वाला क्षेत्र था, जिसमें मेम्सिस और थीबिस के बीच का जो क्षेत्र था। उसके अलावा कुछ ने दूसरे क्षेत्र के ऊपर रूल किया और बेसिकली उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। ऐसा पीरियड चल रहा था कि बेसिकली इजिप्ट भी एक तरह से दो भागों में बट गया था वापस से। दो क्या, दो से ज़्यादा, 2-3 भागों में बट गया था कि अलग अलग क्षेत्र के जो गवर्नर्स थे वो अपने पावर स्पेयर को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये चीज़ें ख़त्म कब होती हैं, जब 11वीं और 12वीं जो डायनेस्टी है आगे चल के आती है सत्ता में। 11वीं डायनेस्टी जब आती है तो फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड खत्म होता है। तो बेसिकली अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी, केओटिक पीरियड खत्म होगा और मिडिल किंगडम का दौर आएगा, जब 12वीं डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया 2055 से 1786 बीसी के बीच में। सिर्फ 12वीं ने ही नहीं किया था, 12वीं के समय पे शुरू हो गया था। 11वीं जो डायनेस्टी थी उसका अंत हुआ, वहां तक फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड चला और 12वीं डायनेस्टी के आते आते चीजें बदली। 11वीं डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जिनका नाम था मेंटू होटेप 4, इनको असेसिनेट किया गया था, इनको मार दिया गया था उनके वजीर के द्वारा। और उनका वजीर जो है ये थ्रोन पे बैठ गया। उसके बाद जो उनका वजीर यानी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जिसे आप कह सकते हैं, हेड मिनिस्टर जो था उनका, तो ये राजा बना और किंग एमने एमनेम हेट फेस्ट के नाम से इसने राजगद्दी को संभाला और ये फेरो बन गया और इसने 12वीं डायनेस्टी को फाउंड किया, एक तरह से फाउंडर बन गया उसका। ये अलग अलग डायनेस्टी कैसे, मतलब जैसे एक परिवार है, मान लीजिए एक सरनेम वाला परिवार है, वो रूल करेगा, वो पहली डायनेस्टी होगी, फिर दूसरा परिवार है, तीसरा परिवार है, ऐसे करिए 31 अलग अलग वंश के लोगों ने इस पे रूल किया, तो अलग अलग डायनेस्टी होगी ना वो, तो 31 डायनेस्टीज ने रूल किया। फॉर एग्जाम्पल हम जब दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अलग अलग डायनेस्टी हो गई ना, कि गुलाम वंश अलग हो गया, खिलजी वंश अलग से हो गया, तुगलक वंश अलग हो गया, तो वो तो डायनेस्टी हो गई स्लेव, लेकिन उसको पूरी तरह से हम क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो वैसे ही है यहाँ पे 31 डायनेस्टीज ने रूल किया। तो उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा दौर जो है 12वीं डायनेस्टी के समय पे चीजें ठीक रही और थीबिस जो है उस समय एक ग्रेट रिलीजियस सेंटर जो है वो बना रहा और मिडिल किंगडम के टाइम पे इजिप्ट एक बार फिर से फ्लोरिश करने लग गया और ओल्ड किंगडम के दौर की तरह ही, और इसकी स्थिति बेहतर होने लग गई। फिर से इकोनॉमिकली प्रोस्पेरिटी आई और सेंट्रल पावर जो है, इनकी पावर जो है वो सेंटर में एक तरह से काफ़ी डोमिनेटिंग थी, उनके पास अच्छी खासी पावर थी, सेंट्रलाइज हो गई पावर। उसके बाद आगे चल के 12वीं डायनेस्टी ने यह भी अश्योर किया कि किस तरीके से स्मूथ सक्सेशन हो, कि राजा के बाद अगला शासक कौन होगा, इस चीज का स्मूथनेस ध्यान रखे। तो पहले राजा उसे पहले ही अपॉइंट कर दे, अपना हेयर नियुक्त कर दे और एक स्मूथ ट्रांजिशन पीरियड हो, तो उससे क्या है कि वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं होंगे, तो इसलिए इस चीज को भी उन्होंने मैनेज किया। उसके बाद मिडिल पीरियड, इसी मिडिल किंगडम पीरियड में आगे चल के इन्होंने अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज को भी अपनाया और न्यूबिया के क्षेत्र को इन्होंने कोलोनाइज किया, न्यूबिया को जीतने के बाद, क्योंकि वहां पे गोल्ड भी था, इबोनी भी थे और कुछ इस तरीके के मिनरल्स थे जो इनके पास नहीं थे, तो वो इनके रिसोर्सेज में ऐड हो गए। इन्होंने वो जो बदोइन्स इनके ऊपर अटैक कर रहे थे उनको रिपेल कर दिया, उनको भी यहाँ से भगा दिया। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड के अंदर जो जो क्षेत्र इनके हाथ से चला गया था उसको भी इन्होंने रिकैप्चर कर लिया। तो वो चीजें इन्होंने करी। फिर उसके बाद इस समय डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस भी इन्होंने स्टैब्लिश किए सीरिया, पैलेस्टाइन और इस क्षेत्र के साथ। तो उससे क्या है कि चीजें जो हैं वो काफी ठीक चल रही थी। उस समय देखिए पैलेस्टाइन जो नाम है, उस क्षेत्र का नाम इजिप्ट, इजराइल जो है नाम उस समय कैसे पड़ा था, ये मैंने कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इजराइल में आपको बताया कि हमें इजिप्शियन हिस्ट्री से भी ये पता चलता है कि किंगडम ऑफ इजिप्ट नाम, किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडिया नाम के दो किंगडम हुआ करते थे प्राचीन समय पे, आज के समय जहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन बसे हुए हैं वहाँ पे।
तो उस दौर में उनके साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे। इन्होंने कई सारे मिलिट्री फोर्ट्रेस भी बनवाए, किले बनवाए, माइनिंग भी इन्होंने करनी शुरू करी। पिरामिड बनने का जो तरीका था, बनाने का जो कल्चर था इनके, उसको भी इन्होंने फिर से शुरुआत कर दी। तो मिडिल किंगडम में भी एक तरह से फ्लोरिश वाला किंगडम शुरू हो गया। इजिप्शियन फ्लोरिशिज्म शुरू हो गया, एकदम से एज बदल गई वापस से। फिर मिडिल किंगडम जो अपने पीक पे पहुंचा एक समय, जब एमनेन हेट थर्ड नाम के शासक सत्ता में थे। उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ जब एमनेहेट फोर सत्ता में आए, उस समय से इसका डिक्लाइन होने शुरू हुआ। और उसके बाद आगे आने वाले समय में उनकी जो बहन थी एमनेहेट फोर की, उनका भी काफी इन्फ्लुएंस था। वो इनकी रिजेंट भी थी, उनकी बहन भी थी। उनका नाम था क्वीन सोबर क्वीन फेरू, सोबेन क्नेफेरू। ये वो शासिका मानी जाती हैं जो कि एक फर्स्ट कंफर्म फीमेल रूलर थी इजिप्ट की, 12वीं डायनेस्टी की अंतिम शासक भी थी ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियोपार्टा की भी बात होती है बहुत बार, लेकिन क्लियोपार्टा से बहुत पहले सोबन क्नेफेरू नाम की एक शासिका थी, जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया था इनकी राजनीति को, और उनका काफी कंट्रोल था। 13 डायनेस्टी जो है, उसके समय आते आते सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड शुरू होता है। अब सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड यानी फिर केओस वाला पीरियड, फिर दिक्कतें आएंगी। इजिप्ट वापस थोड़ा डिक्लाइन की तरफ जाएगा। ये अनसेटल पीरियड था ऑब्वियसली इजिप्ट की हिस्ट्री में। तो ओल्ड किंगडम पीरियड फ्लोरिश वाला टाइम, फिर फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड वो केओस वाला पीरियड, फिर मिडिल किंगडम वाला पीरियड वो फिर फ्लोरिश वाला, और अब सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड ये फिर अनसेटल पीरियड आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेशन जो है वो स्मूथ नहीं हो पाता है। सक्सेशन स्मूथ नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से राजा जो है वो पावर को कंसोलिडेट करने में नाकाम होते हैं। जो भी शासक यहाँ पे बनते हैं 13 डायनेस्टी में, वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सेकंड जो इंटरमीडिएट पीरियड है, उसमें इजिप्ट जो है वो सेवरल स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बढ़ जाता है। कहीं पे कोई जो है गवर्नर है, वो कह रहा है कि उसका दबदबा बन जाता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा। सब ये सोचते हैं कि अब मैं इजिप्ट का मेन हेड शासक बन जाऊं, और उससे क्या होगा कि मैं अपनी डायनेस्टी को यहाँ पे स्थापित कर लूंगा। ऑफिशियल रॉयल कोर्ट में जो सीट ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको रिलोकेट किया गया थीब्स में। एक उसका राइवल डायनेस्टी थी जो 14 डायनेस्टी बनी आगे चल के, उसके समय उसका भी दबदबा चल रहा था एक क्षेत्र में, जियोस वाला जो क्षेत्र था वहां पे। तो 13 और 14 डायनेस्टी समकालीन ही चल रही थी। एक तरफ 13 डायनेस्टी थी, और दूसरी तरफ जो 14 डायनेस्टी थी वो राइज में आ चुकी थी पहले ही, और उसने इसको धीरे धीरे करके कमजोर कर दिया, और उसके बाद पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल आ गया। उसके बाद आगे चल के 15 डायनेस्टी भी जल्दी आ गई। तो 15 डायनेस्टी के जो रूलर थे, जिनको कहा जाता था हैक्सोस, ये 15 डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने जो है काफी इजिप्शियन ट्रेडिशन को अपनाया था, और वहां की गवर्नमेंट को इन्होंने किया। ये पॉपुलर भी थे, कल्चर को भी अपना के रखा था। उसी दौरान जो है एक तरफ 17 डायनेस्टी भी रूल कर रही थी। तो ये जो 13 और 14 समकालीन हो रखे थे, उसके बाद 15, 16, 17 समकालीन हो रखे थे। ये आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को कमजोर करके, एक दूसरे को पुश बैक करके अपना डोमिनेंस और अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहते थे, और पूरे क्षेत्र पे खुद रूल करना चाहते थे। तो 17 डायनेस्टी के एक रूलर थे, थीबियंस रूलर जो थे, वो अभी उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को फेरो घोषित नहीं किया था। वो शुरुआत में हाइकोस को पे करते थे टैक्स, यानी 15 डायनेस्टी को टैक्स पे करते थे और उनके अधीन काम करते थे, बेसिकली उनके वैसाल थे। लेकिन बाद में आगे चल के 16 डायनेस्टी ने जब रूल किया, और तो उन्होंने थीबियंस और हैकोस रूलर्स के साथ मिलके रूल किया। कई बार ये कह दिया जाता है कि ये जो 16 डायनेस्टी थी, ये इन्हीं में से कहीं से निकली थी, थीबियंस या हैकोस से निकली थी। लेकिन बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली इनके बीच में हुआ, और थीबियंस ने हैकोस हाइक्सोस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया 1570 बीसी में, और उनको इजिप्ट से भगा दिया। तो 17वीं डायनेस्टी जो पहले उनकी वैसाल थी, वही अब नई डायनेस्टी बन गई। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। इतना सोचिएगा मत, बहुत ज्यादा कहीं कंफ्यूज हो जाए कि 15वीं 16वीं 17वीं में हो क्या रहा है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बस इसकी एक टाइमलाइन से गुजार रहा हूँ आपको कि इस दौर में क्या कुछ हुआ। आगे चीजें आपको न्यू किंगडम के बाद थोड़ी सी आसान लगेंगी समझने में। अंडर एहमोस फर्स्ट, जो फर्स्ट किंग था 18 डायनेस्टी का, उसने फिर से इजिप्ट को रीयूनाइट किया, न्यू किंगडम स्टेब्लिश किया। 1567 से 1085 बीसी के बीच में न्यू किंगडम का दौर आया, और ये वो दौर था फिर से इजिप्ट जो है वो फ्लोरिश करने लग गया। इस समय इन्होंने कई सारे जो है क्षेत्रों को ऑक्यूपाई भी किया, जीता भी, मिलिट्री कॉम्पियंस भी किए, पैलेस्टाइन में किए, न्यूबिया में करे, जिसकी वजह से इनका साम्राज्य बड़ा बनता गया। देखिए, ये न्यू किंगडम जो है इजिप्ट का,
ये कितना बड़ा है, सीरिया तक फैला हुआ था, ये पूरा क्षेत्र इन्होंने जीता हुआ था। तो इतना बड़ा क्षेत्र जब इन्होंने जीता, उसका कारण क्या था? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने मिलिट्री के ऊपर एक तरह से खर्चा किया, मिलिट्री को पावरफुल किया, पावर को कंसोलिडेट किया, और उस समय दुनिया का फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया। दुनिया का बड़ा एम्पायर के तौर पे इन्होंने स्टैब्लिश किया। यूरोफेट रिवर तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया, नूबिया से। तो इतना बड़ा साम्राज्य उस दौर में किसी का नहीं था। उसके बाद बड़ा साम्राज्य आगे आया। उस दौर में साम्राज्यों के दौर ही नहीं थे जिस समय इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। न्यू किंगडम में अगर देखें तो कुछ पावरफुल शासक हुए हैं। एमेनहोपेट फर्स्ट, थोमस फर्स्ट, एमेनहोपेट थर्ड। इन्होंने कई जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए और साम्राज्य को एक्सपेंड किया। और उस समय आप ये भी देखेंगे कि न्यू किंगडम में जो रॉयल वुमेन थी, क्वींस थी, उनका भी काफ़ी नोटेबल रोल हुआ करता था। जैसे कि एक क्वीन थी जिनका नाम था हाइस्टपुट हस्ट हस्ट स्पुस्ट। ये देखिए, नाम तो मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे इजिप्शियन भाषा तो आती नहीं है। मुझे पूरी तरह से, देखिए, इंग्लिश के नामों में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। तो लेकिन बेसिकली ये है कि यहाँ पे क्वीन जो थी उनका अच्छा खासा नोटेबल रोल हुआ करता था। इन्होंने अपने स्टेप सन को एक तरह से रीजेंट के तौर पे प्रेजेंट किया था। रीजेंट मतलब क्या होता है? इनकी बेटा छोटा है, मान लीजिए, तो बेटा छोटा है तो उसकी रीजेंट, यानी कि उसके, वो जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक उसकी गाइड बन जाएंगी वो, तो गाइड के तौर पे उन्होंने काम किया। उनका बेटा था थ्योनसोस थर्ड। वो एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री हीरो भी बना इजिप्ट के इतिहास में। वो आगे चल के फ़ैरो भी बना। तो उसको उन्होंने गाइड किया था, उसकी वो रीजेंट भी बनी थी। तो उनका अच्छा खासा रोल था, बेसिकली महिलाओं का अच्छा रोल था। ये आप समझ सकते हैं कि इजिप्शियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे महिलाओं का पॉलिटिक्स में एक तरीके से इन्फ्लुएंस था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट था उस दौर में उनके यहाँ पे। अब आम लोगों के लिए नहीं, लेकिन पॉलिटिकल जिनके पास, जो रॉयल लोग थे, उनके पास तो थे ही अधिकार। फिर अगर बात करें कंट्रोवर्शियल पीरियड की, अगर न्यू किंगडम में ही एक राजा था जिसका नाम था आमिनहोपेट फोर। इसके ये कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि इसने कुछ रिलीजियस रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करी थी। लोग जिस चीज़ों को मान रहे थे उसमें कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करी थी। उसने कहा था कि जो प्रीस्टहुड है उसको तो डिस्बैंड कर दिया जाए। आमिन रे एमोन रे नाम के जो प्रीस्ट थे, गॉड थे, सॉरी, बेसिकली अमिन रे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल थीबन गॉड अमोन और सन गॉड रे, इनके जो कॉम्बिनेशन था आमोन रे, उसके जो प्रीस्ट थे उनको पूरी तरह से डिस्बैंड कर दिया और कहा कि आप एक और गॉड जो है सन गॉड एंटोन की पूजा करो, एटोन की। और वो खुद भी अपने आप को सर्वेंट ऑफ एटोन कहते थे। उन्होंने उसके लिए जो है एक शहर में एक जगह का भी निर्माण कराया मिडल इजिप्ट में, जिसका नाम था अकेन्टोन, जिसे बाद में अमारना कहा जाता है। कई उन्होंने उस उन गॉड के लिए मंदिर भी बनवाए, कई टेम्पल्स भी बनवाए। तो ये व्यक्ति जो था, इसकी जो नीतियाँ थी, रिलीजियस रिवॉल्यूशन थे, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आए, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया। तो बेसिकली उस दौर में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि साम्राज्य जो है वो थोड़ा-सा, के लोग जो हैं वो थोड़े-से उससे नाखुश थे। इसकी मृत्यु के बाद जो है कैपिटल फिर से थीबिस में चली गई और इजिप्शियंस जो हैं वो अपने मल्टीट्यूड ऑफ गॉड्स की वापस से पूजा करने लग गए कि उसने जो कहा था उसको वो उन्होंने मानने से मना कर दिया। फिर 19वीं और 20वीं डायनेस्टी का जो पीरियड आया, उस समय आपको देखते हैं कि जो इजिप्शियन एम्पायर है उसको रिस्टोर कर दिया गया। मतलब जो वीक हो रहा था जो क्षेत्र, जो चीज़ें वीक हो रही थी, उनको फिर से ठीक किया गया। यहाँ पे इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स को बनाया गया, कुछ ग्रेट टेम्पल्स और सिटीज़ का निर्माण हुआ। और बिब्लिकल क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो उस समय जो है इज़राइलिस्ट जो थे वो उस समय ही अपने यहाँ से निकले थे। मूसा, प्रॉफिट मूसा, इज़राइल और ये जो लोग थे, ये उस समय निकले थे और इन्होंने ही आगे चल के ये जो शासक थे रामसेस थर्ड सेकंड, उसके दौर में निकले थे। और ये मैंने कहानी आपको इजिप्ट के इतिहास में बताई थी कि किस तरीके से इज़राइल में वो जो यहूदी लोग थे उनका एक तरह से उस तरफ पहली वेव निकली थी कि वो इजिप्ट से, इस क्षेत्र से निकल के अब्राहम के दौर में पहले निकले और उसके बाद में इज़राइल के दौर में वो उस समय वहाँ पे जाके रहने लग गए थे। तो वो चीज़ भी मैंने आपको तब बताई थी। All of the New Kingdom rulers, with exception of Akhenaton, were laid rest in deep rock-cut tombs.
नॉट पिरामिड। बेसिकली इन्होंने पिरामिड्स नहीं बनवाए, न्यू किंगडम के राजाओं ने। इन्होंने क्या है कि अपने कुछ टेम्पल्स वगैरह बनाए, कुछ ब्यूरियल साइट्स बनवाई, जिस तरह से जैसे मॉर्ट्यूरी टेम्पल्स इनको कहा जा सकता है। जैसे रामसेस सेकंड का एक टेम्पल था जो कि आज भी आपको मिलेगा। ज़्यादातर तो उनमें से ख़त्म हो गए टेम्पल्स जिन जिन शासकों ने बनवाए। उन पे कई सारी अलग अलग रेड्स पड़ी तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया टॉम्ब्स को, लेकिन कुछ अभी भी अवेलेबल हैं। जैसे कि रामसेस सेकंड का, ये रामसेस थर्ड का जो मॉर्चुरी टेम्पल है वो अभी भी आपको इजिप्ट के अंदर दिख जाएगा। तो ये बनाया गया था। तो ये इनके दौर में वैसे पिरामिड नहीं बनाए गए जैसे कि प्राचीन समय में ओल्ड किंगडम के दौर पे बने थे। यहाँ पे मॉर्चुरी टेम्पल बने। फिर रामसेस सेकंड के बाद इजिप्ट लॉस्ट इट्स प्रोविंस इट्स पैलेस्टाइन एंड सीरिया। इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि पैलेस्टाइन और सीरिया वाले जो क्षेत्र हैं वो इनके हाथों से चले जाते हैं, और कुछ फॉरेन इन्वेजन भी होते हैं इनके ऊपर लीबियंस की तरफ से, और इनको थोड़ा नुकसान होता है। बेसिकली इनकी जो वेल्थ है वो भी डिप्लीट कर जाती है। ठीक है। फिर थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड आता है, तकरीबन 400 सालों का जो अगला पीरियड है उसे कहा जाता है थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड। बेसिकली एक ऐसा पीरियड जिसमें चीज़ें बदलेंगी। न्यू किंगडम के दौर में जो सुधरा था, जो चीज़ें फ्लोरिश कर रही थी, अब थोड़ा पीरियड बिगड़ेगा और बेसिकली वापस केओस वाला थोड़ा सा समय आएगा 1085 से 664 बीसी के बीच में, यानी कि किंगडम कमजोर होगा। इजिप्शियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर भी इस समय थोड़ा बदलता हुआ आपको नजर आता है। इस समय 21वीं डायनेस्टी में जो फेरो थे उन्होंने लोकल ऑफिशियल्स को रिसर्जेंस दे दिया था। कुछ फॉरेनर्स जो थे लीबिया और नूबिया वाले क्षेत्रों के, उन्होंने अपने आप को एक तरह से आज़ाद कर लिया था, एक तरह से इजिप्ट से अलग कर लिया था अपने आप को। पावर, वो अलग हो गए थे, उनके पास ऑटोनॉमी थी और वो और पावरफुल हो गए। और बेसिकली यहाँ से आप देखते हैं कि इजिप्शियन जो है एक तरह से इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो फॉरेन में इनकी जगह थी, जैसे पैलेस्टाइन और सीरिया वाला हिस्सा पहले चला गया, फिर लूबिया वाला हिस्सा भी चला गया। फिर 22वीं डायनेस्टी ने तकरीबन 945 बीसी के अराउंड किंग शेशनोक शौक नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि एक लीबियन डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड भी करने की कोशिश करी, इन्वेड कर दिया था बेसिकली, और उन्होंने वहाँ पे जो है आगे चल के डायनेस्टी बना ली। 20वीं डायनेस्टी को खत्म करके 22वीं डायनेस्टी सत्ता में आई, जो कि लीबियन ओरिजिन की थी, वहाँ के डिसेंडेंट्स थे। उसके बाद 23वीं 24वीं डायनेस्टी आती है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मिलता नहीं है कि उसके दौर में क्या कुछ हुआ, ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है उसके बारे में। फिर आगे चल के इन द 8th सेंचुरी बीसी न्यूबियन फेरो जो है उसने बिगिनिंग विद द सबाको द रूलर ऑफ न्यूबियन किंगडम ऑफ कुश, कुश नाम का किंगडम था, उससे जो डायनेस्टीज आई उसको कुशाइट्स कहा जाता है। और ये 25th डायनेस्टी थी जो कि थीबिस में रूल कर रही थी उस समय। तो ये कुशाइट डायनेस्टी जो थी, इसके दौर में असेरियन एम्पायर जो है वो भी अस्तित्व में आ गया था, और असेरियन एम्पायर के साथ इनके क्लैशेस हो रहे थे। असेरियन एम्पायर का मैंने यहाँ पे मैप नहीं डाला, लेकिन असेरियन एम्पायर का आप मैप गूगल कर लीजिएगा, उसका इजिप्ट के साथ। असेरियन एम्पायर जो है वो आज के समय इराक वाला जो हिस्सा है, सीरिया वाला हिस्सा है, जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेनली उस क्षेत्र के ऊपर उसने दबदबा स्टैब्लिश कर रखा था। तो 671 उसने इसराइल वाले क्षेत्र को भी जीता था, कुछ हिस्सा जो है इजिप्शियन किंगडम का जो था उसको भी जीता था। इजिप्ट के साथ उसकी कई झड़प हुई थी। तो 671 बीसी में तकरीबन एक एसेरियन रूलर था जिसका नाम था सार होडन। उसने कोसाइट किंग थारका को मेम्फिस वाले क्षेत्र से पूरी तरह से भगा दिया था और इस सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उसने अपने रूलर्स को यहाँ पे, अपने लोगों को वहां यहाँ पे शासक बना दिया था, जो कि एसेरियंस का लॉयल था। उन ऑफिसर्स को यहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नेकोज ऑफ साइस, जिसने कुछ समय के लिए यहाँ पे रूल किया, और उसके बाद 26वीं डायनेस्टी जो है वो अस्तित्व में आई। और उसके बाद जो है इस डायनेस्टी ने भी ज़्यादा पावर को स्टेब्लिश करने में सफलता हासिल करी नहीं। और ये जो दौर था ये एक तरह से डायनेस्टी के डायनेस्टिक पीरियड, डायनेस्टिक हिस्ट्री का इजिप्ट में अंत होने वाला पीरियड नजर आ रहा था। और उसके बाद चीज़ें बदली भी। लेट पीरियड आया। लेट पीरियड कब आता है? जब पर्शियन रूल यहाँ पे स्थापित होता है। ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे नहीं, स्लाइड को आगे होना चाहिए, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेट पीरियड पर्शियन रूल जब शुरू होता है, पर्शियन किंगडम जो था, किंगडम को मैं बताता हूँ आपको, ये पर्शियन किंगडम था जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जिसका नाम था अकामनीड एम्पायर या पर्शियन एम्पायर, जिसका डिटेल इतिहास हम पढ़ चुके हैं। तो इस किंगडम की स्थापना तो करी थी साइरस नाम के एक व्यक्ति ने।
लगभग 559 बीसी में यहाँ से उसने शुरुआत करी थी, और ये जो क्षेत्र ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उसने बना लिया था। बहुत महान व्यक्ति था वैसे वो रूलर के तौर पे भी। उसके बाद कैम्बिसिस नाम का जो रूलर आया, जो उसका बेटा ही था साइरस का, उसने जो है इजिप्ट को कंट्रोल में किया था, इजिप्ट को कॉन्क्वेस्ट किया था। उसके बाद डारियस के समय भी इनके कंट्रोल में था, जक्सिस के समय पे भी था। तो कैम्बिसिस नाम के व्यक्ति ने, या कैम्बिसिस सेकंड जिसे कहा जाता है, जो किंग ऑफ पर्शिया था, उसने यहाँ का फेरो था जिसका नाम था सामेटिकस, सामेटिकस थर्ड, उसको हराया था। ये साइट किंग था, साइट यानी कि साइट डायनेस्टी थी उसकी, और ये लास्ट डायनेस्टी थी उस दौर की, और उस समय इसने रूल कर रहा था। तो बैटल ऑफ पेलुसियम में उसको हरा के इजिप्ट के अंदर उसने लड़ाई जीती और इजिप्ट को पर्शियन किंगडम का पार्ट बना दिया। तो ये चीजें चल रही थी। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि सेट की डायनेस्टी चल रही थी, 26वीं डायनेस्टी चल रही थी, इसको हरा दिया। अभी और भी डायनेस्टीज आएंगी 5, लेकिन ये होने के बाद फॉरेन रूल यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। तो पर्शियंस के रूल के अंदर रहा, और आगे चल के क्या होता है कि देखो, कैम्बिसिस के बाद डारियस शासन में आता है। डारियस ने यहाँ पे रूल किया 522 से लेके 485 बीसी तक। तो उसने बेसिकली इजिप्शियन नेटिव रूलर्स को पूरी छूट दी कि ठीक है, आप अपना जो है अपना रिलीजियस कल्ट और अपना जो भी कल्चर ट्रेडिशन है उसको फॉलो कीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी आपके ऊपर थोपेंगे नहीं। और उसके जो टेम्पल्स थे, बिल्डिंग्स थी, उनको भी रिस्टोर कर दिया। तो डारियस जो है वो इनके ऊपर रूल कर रहा था, लेकिन इनको इनकी आज़ादी थी। ठीक है, जैसे साइरस के समय हुआ करता था वैसा ही था। लेकिन इस डारियस के बाद उसका बेटा जर्क्सिस जब सत्ता में आया, जर्क्सिस की भी मैंने बायोग्राफी भी आपको कवर करवाई है। जर्क्सिस, वो 300 मूवी में जो कैरेक्टर बताया गया है विलेन के तौर पे, वही जर्क्सिस था। उसका रूल जो है वो थोड़ा टायरनिक था, वो थोड़ा तानाशाही रवैये का व्यक्ति था। तो उसके समय पे यहाँ पे कई सारे विद्रोह हुए। हालांकि विद्रोह तो डारियस के समय पे भी हुए कुछ, लेकिन इस समय कुछ विद्रोह हुए, कुछ रिबेलियंस हुए। उन रिबेलियंस को कुछ जीत हासिल हुई, 404 ईस्वी में एक जीत उनको हासिल हुई। उस समय जो है यहाँ के नेटिव रूलर्स ने कुछ समय के लिए इजिप्ट को इंडिपेंडेंट करवा लिया था पर्शियन रूल से। और उस समय 28, 29 और 27, 28, 29वीं जो डायनेस्टी है, मतलब 28, 29, 30वीं डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी आ जाती हैं और उन्होंने रूल किया। बेसिकली उनके पास पूरी ताकत तो नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अपने आप को पर्शियन रूल से थोड़ा सा डिटेच करके अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा। फिर उसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी आती है, 31वीं डायनेस्टी, जिसे सेकंड इजिप्शियन क्षत्रपी भी कहते हैं, और सेकंड पर्शियन एम्पायर के समय का भी टाइम इसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, 343 से 332 बीसी के बीच में इसमें रूल रहा, और ये आर्था जक्सिस थर्ड ने इसको रूल किया था। आर्था जक्सिस जो है वो पर्शिया का ही राजा था, लेकिन उसने ना क्या कहा कि इजिप्ट का मैं फेरो हूँ। तो उसने अपने आप को इजिप्ट का फेरो डिक्लेयर अगर कर दिया, तो वो भी एक रूलर ही हो गया इजिप्ट का, और उसने भी अपने आप को यहाँ पे रूलर के तौर पे प्रेजेंट कर लिया। तो इजिप्ट का वो शासक बन गया, तो वो एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। वैसे तो वो पर्शियन था, लेकिन वो डायनेस्टी जो है वो इजिप्ट के अंदर रूल कर रही थी, और इजिप्ट के शासक के तौर पे उसने अपने आप को क्राउन किया था, फेरो के रूप में क्राउन कर दिया था। तो इसलिए वो 31वीं डायनेस्टी के रूप में जाना जाता है। और उसका डिसएस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जब इजिप्ट के ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया और कॉन्क्वेस्ट कर लिया इजिप्ट को, तब ये हुआ। अब अलेक्जेंडर का कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, आपको पता होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया का राजा था। द ग्रेट का टाइटल उसे दिया जाता है, भारत में उसे सिकंदर कहा जाता है। इस व्यक्ति ने अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। 12 वर्षों में उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ जीती कि वो यहाँ से शुरू हुआ। पहले तो अपने आसपास के ग्रीक सिटी स्टेट्स को उसने एकजुट किया, उनको जीत जीत के अपने साम्राज्य में मिलाए। फिर वो इस रास्ते से होता होता इन क्षेत्रों को जीतता गया, और फिर पर्शियन किंगडम को उसने एक के बाद एक लड़ाइयों में हराया। उसने यहाँ पे आके इजिप्ट को भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया, और फिर धीरे धीरे सारे जो साम्राज्य था इजिप्ट, सॉरी, पर्शिया का, उसको हराता चला गया, और वो भारत तक आया। उसमें भारत, अलेक्जेंडर जो है वो भारत तक यहाँ पे पहुंचा था, आपको पता होगा, 325 बीसी में यहाँ पे। तो उसने काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, उसमें उसने इजिप्ट को भी जीता। तो इजिप्ट को उसने 332 बीसी में जीत लिया था, और इजिप्ट को अंदर उसने अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर का भी स्थापना करी। लेकिन जो ही अलेक्जेंडर की डेथ हुई, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसके जो डिसेंडेंट्स थे, उसका कोई बेटा तो था नहीं,
तो बेटा नहीं था तो उसका साम्राज्य जो है उसका बंटवारा हुआ। उसके जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने इस साम्राज्य को बाँट लिया। इधर वाला जो क्षेत्र था पर्शिया वाला, इसको तो सेल्यूकस निकेटर ने ले लिया, तो सेल्यूकस निकेटर का एम्पायर हो गया, जिसे सेल्यूकिड एम्पायर कहा जाता है। इधर इजिप्ट वाला जो क्षेत्र है इसको टोलेमिक एम्पायर कहा जाता है। टोलेमी नाम का व्यक्ति था, उसके पास है ये। तो टोलेमी ने उसे अपने कंट्रोल में लिया और वो टोलेमिक शासन जो है और जो हेलेनिस्टिक एरा है वो कंटिन्यूअसली चलता रहा आने वाले लंबे अरसे तक। और लास्ट टोलमिक इजिप्शियन रूलर के तौर पे लेजेंडरी क्लियोपार्टा 4 जो थी 7 जो थी वो शासिका थी यहाँ की। और उसने रूल किया, उसने ऑक्टोवियन जो ऑगस्टस था, आगे चल के ऑगस्टस बना, उसकी आर्मी के सामने सरेंडर किया था 31 बीसी में। और ऑगस्टस कौन था? वो व्यक्ति जिसने एक तरह से शासक के तौर पे पहला नाम लिया था, पहला एम्परर बना था वो रोमन साम्राज्य का। तो रोमन साम्राज्य जो कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी रोम थी, उसने भी इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया और इसके क्षेत्र को उसने यहाँ पे अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्लियोपार्टा भी एक फेमस कैरेक्टर है इजिप्शियन हिस्ट्री में, इनके ऊपर कई सीरीज मूवी वगैरह बनी हुई हैं, इनके जूलियस सीजर के साथ भी इन टर्म्स थे, रिलेशंस थे, तो कई सारी चीजें हैं, रोमांटिक कहानियां वगैरह काफी सारी क्लियोपार्टा के बारे में मिलती हैं, कभी इनकी बायोग्राफी हम करेंगे। उसके बाद रोमन्स रूल में आ गया और रोमन रूल के आने के बाद चीजें बदली, क्योंकि रोमन्स का अपना रिलीजन था, अपना कल्चर था, अपनी तरीका था किसी भी गवर्नेंस को चलाने का, इकोनॉमी चलाने का। तो उसकी वजह से यहाँ पे रोमन इन्फ्लुएंस हुआ और उसकी बाद चीज़ें बदली। यहाँ पे सेनेटर और उनका जो गवर्नर थे वो प्रोविंस को चलाते थे, चीज़ें बदलती गई। इजिप्ट की जो प्रोस्पेरिटी थी वो वापस बढ़ने लग गई, क्योंकि इजिप्ट उस समय रोमन साम्राज्य अपने जेनिथ पे था, बढ़ रहा था। रोमन साम्राज्य ताकतवर था तो रोमन साम्राज्य के प्रोविंस भी ताकतवर थे और वो भी ग्रो कर रहे थे। रोमन साम्राज्य के जब स्प्रेड के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे लॉ, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, सारी चीज़ें जो हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है। इजिप्ट का रोमन्स पे फर्क पड़ता है, रोमन्स का इस पे पड़ता है। ग्रीक्स पहले यहाँ पे रह चुके हैं तो उनका भी फर्क था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इजिप्शियन गॉड्स और रोमन्स गॉड्स को साथ में पूजा करने लगे लोग। दोनों का कुछ मिक्स गॉड भी बन गए। रोमन्स गॉड्स को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इस वीडियो में, ग्रेको रोमन रिलीजन में, और मिस्र के प्राचीन धर्म को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं इनके जो गॉड्स हैं। तो दोनों को साथ में कंटेम्प्रेरी टाइम पे लोग जो है साइड बाय साइड फॉलो करने लग गए। कस्टम बिलीव्स पे आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया, बेसिकली इन्फ्लुएंस दोनों का आपस में होने लग गया। रोमन्स का यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि वो पावर में थे, उनका उस चीज़ के ऊपर सपोर्ट था। उसके बाद जो है अलेक्जेंड्रिया, जो कि उस समय इजिप्ट की कैपिटल थी, वो मेजर सेंटर बन गई थी स्कॉलर्स के लिए, लर्निंग का बहुत अच्छा कैपिटल। वहाँ की एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी थी अलेक्जेंड्रिया में, जो कि उस दौर में बहुत मशहूर थी कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एक्टिविटी का वो एक हब मानी जाती थी। तो वो सब चीज़ें आपको उस दौर में नज़र आती हैं। फिर आगे चल के आपको पता होगा कि तकरीबन 4th सेंचुरी में रोमन साम्राज्य जो है वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट कैसे हो गया? 2 भागों में बट गया। इधर वाला साम्राज्य जो है वो पुराना रोमन साम्राज्य, उसको वेस्टर्न रोमन साम्राज्य कहा जाने लग गया, और इधर वाले को ईस्टर्न रोमन साम्राज्य कहा जाने लग गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बैजेंटाइन भी कहा जाता था क्योंकि इसकी राजधानी बैजेंटीन थी। तो बैजेंटाइन एम्पायर जो है ये अस्तित्व में आ गया एक तरह से 395 में। तो बैजेंटाइन का ही पार्ट में इजिप्ट आ गया। तो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य का पार्ट रहा ये आगे आने वाले समय में। 4th सेंचुरी में ये चीज़ें आपको नजर आती है। और उस दौर तक जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो रोमन साम्राज्य का मेन रिलीजन बन चुका था। क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था रोमन शासकों ने, और क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन भी डिक्लेयर कर दिया था। और चीज़ें उस समय जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉलरेंट नहीं थी। क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए बाकी रिलीजन्स का प्रोसिक्यूशन हो कर रहे थे, वो जो भी माइनॉरिटी में रिलीजन थे उन लोगों का शोषण कर रहे थे रोमन एम्परर्स, ये चीज़ें हो रही थी। तो उस दौर में कल्चरली और रिलीजियसली अगर आप देखें इजिप्ट में भी, और जिस क्षेत्र पे रोमन साम्राज्य का कंट्रोल था वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का तो स्प्रेड हुआ, डोमिनेटिंग रिलीजन बन गया, लेकिन दूसरे रिलीजन्स को नुकसान हुआ और उनको पतन हुआ है, बेसिकली उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये बैजेंटाइन एम्पायर का पार्ट था इजिप्ट। उस दौर की तस्वीरें हैं, उस दौर के मैप हैं। फिर अगर आप आगे देखें इस्लामिक रूल के अंडर कब आया इजिप्ट, तो तकरीबन 7वीं शताब्दी में। आप जानते हैं कि उसी दौर में इस्लाम जो है वो राइज हुआ था, इस्लाम का राइज हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद
साहब के समय पे आगे चल के 7वीं शताब्दी में आमर इब्न अल अस नाम के एक मुस्लिम आर्मी के लीडर ने इस रीजन को कॉन्क्वर किया था। इसका कॉन्क्वर करके उसने इस्लामिक रूल की सत्ता में उसे शामिल कर लिया था और यहाँ से बैजेंटाइन का रूल इजिप्ट के अंदर खत्म हो जाता है और उसके बाद आने वाले लंबे अरसे तक कंटिन्यूअसली इस्लामिक डोमिनेंस इसके ऊपर रहा। आने वाले समय में अलग अलग रियासतों ने, सल्तनत्स ने और कैलिफेट्स ने इसके ऊपर रूल किया। पहले राशिदुन कैलिफेट, उसके बाद राशिदुन के बाद उमायद कैलिफेट, अब्बासी कैलिफेट और तमाम कैलिफेट्स, फिर ओटोमन एम्पायर, मामलुक सल्तनत, इन्होंने सब ने रूल इसके ऊपर किया है। फातिमिड वगैरह इन तमाम ने इनके ऊपर रूल किया और उसके बाद इस्लाम का जो है वो एक सेंटर बन गया इजिप्ट। इस्लाम को यहाँ पे खूब उसका प्रचार प्रसार किया गया और अरब भाषा बोली जाती थी, अरबी भाषा बोली जाती थी, तो अरब वर्ल्ड का पार्ट था इजिप्ट। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार यहाँ पे और भी आसान हो गया और पॉपुलर हो गया इस्लाम यहाँ पे एक रिलीजन के तौर पे और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। कुछ यहाँ पे कॉप्टिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी रह रहे थे, लेकिन इजिप्शियन सोसाइटी अब बदल चुकी थी। जो एंशियंट टाइम पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसका और आज का इजिप्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल्चरली, रिलीजियसली सब कुछ है, चीज़ें ट्रेडिशन वगैरह बदल चुके थे इस दौर के आते-आते। फिर उमायद, अब्बासिड, फातिमिड, अयूबिड, मामलुक्स, ओटोमन्स, इन तमाम लोगों ने इनके ऊपर रूल किया और वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसमें जितनी भी डायनेस्टी मेंशन करी हैं, ये मैंने सारी आपको इंडिविजुअली पढ़ाई हैं और उनका शासन भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको यहाँ पे डाल के करने में कोई आपको मज़ा नहीं आएगा कि उसको मैं और दोबारा आपको बताऊँ कि फातिमिड के समय क्या हुआ, मामलुक के समय क्या हुआ, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इजिप्ट जो है ये मुस्लिम रूल के अधीन रहा। आगे आने वाले समय में ओटोमन साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, 15 सेंचुरी से 19 सेंचुरी के बीच में बहुत ताकतवर रहा ये साम्राज्य। तो उस दौर में इजिप्ट भी इसका पार्ट था और इजिप्ट इसका पार्ट था। यहाँ पे उनके अंडर कुछ थोड़ी ऑटोनॉमी के साथ अलग अलग डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया इजिप्ट के अंदर, तो उनके दौर में चल रहा था। लेकिन फिर चीज़ें बदली। चीज़ें कब बदली? जब आगे चल के ओटोमन एम्पायर भी थोड़ा कमजोर हो गया। तो इस दौर में जब ओटोमन के अधीन था या उमायद के अधीन था तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थी क्योंकि वो ताकतवर साम्राज्य थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी थी और उस समय इस्लाम का 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में एक गोल्डन एरा भी था, इस्लामिक रूल का गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो उसका फ़ायदा भी ऑब्वियसली उसके सभी क्षेत्रों को मिला, तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली डायरेक्टली इजिप्ट को भी मिला, तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी थी। फिर ओटोमन एम्पायर के समय पे भी ये सब चीज़ें चली क्योंकि वो भी ताकतवर साम्राज्य था। इजिप्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। आप जानते हैं सुएज कैनाल जो है इजिप्ट से निकलती है। एक आर्टिफिशियल जो कैनाल है जो मेडिटेरियन को गल्फ ऑफ सुएज से होते हुए रेड सी से जोड़ती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिससे दुनिया का लगभग 12% ट्रेड होता है। तो वो एक वैसे लोकेशन के वाइज भी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बाहरी वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसका असर ये हुआ कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यूरोप की भी इसके ऊपर नज़र थी, स्पेशली फ्रांस और इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। और ये मैंने सुएज कैनाल क्राइसिस में जब सुएज कैनाल का इतिहास बता रहा था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे सुएज कैनाल बनाई गई थी और ब्रिटिशर्स के फ्रांस के कितने इंटरेस्ट थे उसमें। और इजिप्ट जो है वो धीरे धीरे करके 1882 से 1952 के बीच में ब्रिटिशर्स के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में रहा है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखें तो शुरुआती दौर में ओटोमन्स की सोवरेनिटी में था, तो ओटोमन्स का ही रूल था यहाँ पे, ब्रिटिशर्स का थोड़ा इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य हार जाता है तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पूरा इफेक्टिव कंट्रोल आ जाता है इस कंट्री पे। और ये चीज़ बदलती है जब 1950 के दशक में एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट यहाँ पे नेशनलिस्टिक मूवमेंट होता है और ग्रू होता है। नेशनलिस्टिक मूवमेंट होते हैं वफ्द पार्टी के द्वारा और ये डिमांड होती है कि हमें आज़ादी चाहिए। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का समय है तो 1952 1950, तो उस समय ब्रिटिश इजिप्ट जो है यहाँ पे नेशनलिस्टिक मूवमेंट चल रहे थे और आर्मी भी उसका सपोर्ट कर रही थी। तो एक आर्मी लीडर थे जिनका नाम था गामेल अब्देल नासिर। इन्होंने एक मिलिट्री को स्टेज किया और यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य का जो इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था, उसको ख़त्म कर दिया 1952 में। और यहाँ से इजिप्ट की एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर से जर्नी शुरू होती है। आज इजिप्ट एक प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे की आबादी जो है मेजोरिटी में मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन वो एक इस्लामिक, यहाँ पे इस्लामिक हेरिटेज का भी बहुत पूरी तरह से एक तरह से इन्फ्लुएंस है।
अरब वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है इजिप्ट। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस किस रास्ते होते हुए उसने ये जर्नी को तय किया है। तो इजिप्ट का इतिहास होपफुली आप समझ गए होंगे। राजधानी आज के समय कायरो है और इस तरीके का ये देश आपको नजर आता है। सिनाई पेनिनसुला, इधर आपको इसराइल भी नजर आता है। इजिप्ट का पोस्ट इंडिपेंडेंट इतिहास और ये 1952 का जो तख्ता पलट था और आज़ादी का जो बैकग्राउंड है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। देखिए, मैं इजिप्ट के बारे में आपको और क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो बता देता हूँ। मम्मीफिकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। उसके अलावा ये इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट हुआ, ये इसके बारे में बात करेंगे। नासिर अब्देल जो हैं, अब्देल नासिर, उनकी बायोग्राफी भी कवर करेंगे। सुएज़ कैनाल हम पढ़ चुके हैं। इसराइल और इजिप्ट के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, 6 डे वॉर हो चाहे यम किपुर वॉर हो, वो हम पढ़ चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इनका रिलीजन वगैरह पढ़ चुके हैं। कुछ वीडियोज़ और भी आने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चैट सेक्शन का ऑप्शन मिलता है। उस चैट सेक्शन के ऑप्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ के किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन पे रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज भी अपलोड हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अपलोड हुई हैं, जो आपको दिवाली ऑफर में बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे। 40% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है दिवाली पे। तो आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आरपीएससी कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ में फ्री पीडीएफ और भी दूसरे कोर्सेज यहाँ पे मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ आप बने रहे। इतना लंबा आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।